क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और 2 सेल लगे हुए हैं। हमको बोलता है कि डिटरमाइन द करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। ये जो 4 ओम रेजिस्टर है, नीचे की तरफ जो रेजिस्टर लगा है ना, इसमें से टोटल करंट कितना पास हो रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन में, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको केवल इस रेजिस्टर का करंट निकालना है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट वे में बात करें ना, तो इस रेजिस्टर का करंट निकालने से पहले ही 6 ओम में से कितना करंट पास होगा और 3 ओम में से कितना करंट पास होगा ये आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा देखिए, पहले सेल लगा है 10 वोल्ट का। नाउ इसमें से करंट निकला I1। 5 वोल्ट का दूसरा सेल हो गया, इसमें से करंट निकला I2। अब ये जंक्शन पॉइंट है, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं ABCDEF। नाउ ये जंक्शन पॉइंट B जो है, यहाँ पे टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है आप देख सकते हैं। ऊपर से आया I1, यहाँ से आया I2, तो टोटल करंट निकला I3। अब यहाँ पे आप चाहो तो I1 प्लस I2 डायरेक्ट लिख दो और या फिर I3 लिख दो। और अगर आप I3 यूज़ करते हैं तो आपको I3 के हिसाब से लिखना चाहिए, एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ I3 के लिए लिखना चाहिए I1 प्लस I2। ठीक है ना, दिस इज एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मीन्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का दूसरा नाम करंट रूल। एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। अब यहाँ पे ना हम 3 लूप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले तो एक बड़ा लूप यूज़ कर सकते हैं, ACDFA। लूप की ये कंडीशन होती है कि क्लोज्ड लूप हमको कंसिडर करना है, और क्लोज्ड लूप को रिप्रेजेंट करने का एक सही तरीका ये होता है कि जिस लेटर से शुरुआत करें उसी लेटर पे आप उसको एंड करें। ACDFA, या तो ये बड़ा लूप ले लो, या ये ऊपर वाला लूप ले लो, या ये नीचे वाला लूप ले लो। ऊपर वाला लूप हो गया ABEFA और नीचे वाला लूप हो गया BCDEB, ये वाला। ठीक है ना, हम तीनों लूप कंसिडर कर सकते हैं, चाहें तो हम 2 लूप भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना। नंबर 1, सबसे पहले हम लूप लेंगे ACDFA, यानी कि बड़ा वाला लूप ACDFA। अब यहाँ पे आप देखिए, टोटल ये वाली ब्रांच हमारी हाइड हो जाएगी, तो इस टोटल लूप में सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ है। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि पहले वो लूप कंसिडर करें जिसमें एक ही सेल हो। याद रखिए इस बात को। कई बार क्या होता है कि 2 सेल लेते वक्त हमारे से गलती हो सकती है और वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिश ये करें कि एक लूप में एक ही सेल कंसिडर करें। मजबूरी है फिर तो हमें 2 सेल कंसिडर करना ही पड़ता है। मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको कि 2 सेल वाले लूप को भी कैसे कवर अप करना होता है। फिलहाल अभी हमने इसको हाइड कर दिया और यहाँ पे पूरे लूप में हमारे को सिर्फ एक ही सेल गिवन है 10 वोल्ट। और किरचॉफ्स सेकंड लॉ लिखने का एक बड़ा आसान तरीका है कि जितना सेल हो सबसे पहले तो वो वोल्टेज लिखिए। फिर इस लूप के अंदर 2 रेजिस्टर्स हैं, 6 ओम और 4 ओम। 6 ओम के साथ कितना करंट जा रहा है I1, 4 ओम के साथ कितना करंट जा रहा है I3। तो आपने क्या लिखा, 10 इज इक्वल टू 6 इंटू I1 प्लस 4 इंटू I3। ये याद रखिए कि रेजिस्टर को उसके अपने रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि I3 की जगह पे I1 प्लस I2 हमें लिखना चाहिए। कैलकुलेशन करने के लिए हमको I3 चाहिए सिर्फ, अगर सही मायने में देखा जाए तो आंसर में तो हमको I3 चाहिए, लेकिन I3 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको I1 और I2 भी चाहिए होगा। तो कोशिश ये करें कि ये जो I3 लिखा है ना, इसको I1 प्लस I2 लिख दें। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से हटा देते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 6 I1 प्लस 4 I1 प्लस I2। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 I1, इसको ओपन करते हैं आप, यहाँ पे हो गया 4 I1 प्लस 4 I2। तो अल्टीमेटली 4 I1 प्लस 6 I1 कितना हो गया, 10 I1 प्लस 4 I2। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सिंपल लेवल में आ गई क्योंकि I1 और I2 की टर्म्स में आ गया। ये सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा, आगे आपको पता चलेगा कैसे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, मैंने क्या करा, मैंने इसको हाइड करा और जितने ये रेजिस्टर्स लगे थे इनको रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करा और मैंने दोनों के सम को कर दिया 10 के इक्वल। अब ये तो बहुत आसान केस था, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो इस सेल के हिसाब से ये वाला जो सेल है 10 वोल्ट का, ये कहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। अब ये जो I1 करंट है और ये जो I3 करंट है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमको आसानी से ये इक्वेशन बनाना, मतलब कह सकते हैं हम आसानी से ये इक्वेशन बना पाए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों करंट इस सेल को फॉलो कर रहे थे।
प्रॉब्लम ये हो जाता है, प्रॉब्लम तब आता है, बेसिकली प्रॉब्लम तब आता है जब किसी लूप में कोई ऐसा करंट होता है जो सेल को फॉलो नहीं कर रहा होता। कैसे, वो अभी आपको पता चलेगा आगे। देखिए नाउ अब मैं लूप यूज करने वाला हूं BCDFB, ये नीचे वाला लूप BCDFB। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाले ब्रांच को आप हाइड कर दो तो नीचे एक ही सेल मौजूद है, कितना 5 वोल्ट का सेल है। कितने रेजिस्टर हैं, 3 ओम और 4 ओम। 3 ओम के साथ कितना करंट है, I2, तो मैंने यहाँ लिखा 3 के साथ I2 और 4 के साथ मैंने लिखा I3, 4 के साथ मैंने लिख दिया I3। नाउ अब I3 को फिर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें I3 चाहिए, ठीक है, जैसे पहले भी बताया I1 और I2 की टर्म्स में हम कैलकुलेशन करेंगे तो ईजी हो जाएगा। 3I2 4 I3 के साथ लिख दिया I1 प्लस I2 और 5। अब यहाँ पे देखिए 4I1, इसको ओपन कर दें तो 4I1 पहले आ गया, इसको और ओपन करिए 4I2 प्लस 3I2 कितना हो गया 7I2। नाउ दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये वाली इक्वेशन सेकंड नंबर I1 और I2 की टर्म्स में है, फर्स्ट इक्वेशन I1 और I2 की टर्म्स में है, दोनों को यूज करके आप I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो I3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरी चीज जो आपको सिखानी है वो जरा सुनिएगा ध्यान से। इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है, अब इसके आगे में हम थोड़ी देर में करेंगे भी, लेकिन जो मेन चीज सिखानी है ना उस पर जरा गौर करिएगा। ये नीचे वाली ब्रांच को अगर मैं हाइड कर देता हूं तो ऊपर वाली ब्रांच, ऊपर वाला जो लूप रह गया उसमें कितने सेल हो गए, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट आप देख सकते हैं। अब दो सेल वाला अगर कोई लूप हमको मिल जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कैसी इक्वेशन बनाते हैं, वो कैसे कवर करना है उसको थोड़ा ध्यान दें। नाउ ये हो गया 10 वोल्ट और ये हो गया 5 वोल्ट, दोनों सेल पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, यानी कि लाइक टर्मिनल्स ऑफ बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस केस में आप बड़े सेल में से छोटे सेल को लेस कर दो, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अगर लिखा होता सिर्फ E1 और E2 ऐसा लिखा होता तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहता कि E1 में से E2 को ही माइनस करना है, कुछ भी आप कर सकते हो। E2 में से E1 को भी माइनस कर सकते हो, E1 में से E2 को भी माइनस कर सकते हो, वो आगे किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने बड़े सेल में से छोटे सेल को लेस कर दिया। कितने रेजिस्टर हैं इस ऊपर वाले लूप में, ये वाला लूप जो है 6 और 3, 6 के साथ कितना करंट है I1, 6 के साथ हमने लिखा I1, 3 के साथ कितना करंट है I2, 3 के साथ मैंने लिख दिया I2। अब एक प्रॉब्लम है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो I1 करंट है ये 10 वोल्ट को फॉलो कर रहा है और I2 करंट 5 वोल्ट को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस सेल के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए और इस सेल के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा केस हो जाए कि एक सेल कहे कि एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दूसरा सेल कहे कि क्लॉकवाइज जाओ, तो वहां पे एक प्रॉब्लम होता है। वहां पे जो आप पॉजिटिव सेल ले रहे हैं, यानी कि जिस सेल के ईएमएफ को आपने पॉजिटिव माना है उसके करंट को भी पॉजिटिव लो, जिस सेल के ईएमएफ को नेगेटिव माना है उसके करंट को नेगेटिव लो। जैसे 10 वोल्ट का कितना करंट है I1, तो हमने I1 को पॉजिटिव लेना है। 5 वोल्ट का कितना करंट है I2, तो 5 वोल्ट का जो करंट है I2 इसको हमने नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, यानी कि माइनस I2। अब जो इक्वेशन बनेगा उसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। होपफुली ये चीज आपको समझ आई होगी। फिलहाल मैं इस इक्वेशन का यूज नहीं कर रहा हूं, हमारा इन्हीं दोनों इक्वेशन से काम चल जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको I1 और I2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको इंटू 10 कर देते हैं और इसको इंटू 4 कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। और एलिमिनेशन का भी कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि मेरा ही तरीका लगाओ, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर दो। यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया हमारा 40 I1, यहाँ हो गया 16 I2। इसको जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो गया 50, 10 इंटू 4 हो गया 40 I1 प्लस 70 I2। नाउ माइनस 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 ये चीज़ कैंसिल हो गई, 40 माइनस 50 माइनस 10 और 16 माइनस 70, तो ये बन गया आपका 54 I2। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, तो I2 की वैल्यू आपकी बनी 10/54 एम्पियर। नाउ अब 10/54 एम्पियर किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा I1 का वैल्यू। नाउ मैं इसमें पुट कर देता हूँ 5 = 4, I1 हमको कैलकुलेट करना है, 7 के साथ मैंने लिखा 10/54, तो फाइनली ये हो गया हमारे पास 4I1 प्लस 70/54, ये हो गया 5 और ये वाला वैल्यू इधर आके लेस हो जाएगा, तो 5 - 70/54 = 4I1।
एलसीएम लेंगे आप 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 4i1। अल्टीमेटली आपका ये जो i1 बनेगा 270 माइनस 70 ये हो गया 200 और डिनोमिनेटर में आ गया 54 और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया तो 4 से ये कैंसिल करा 50, i1 का वैल्यू आया 50/54 एम्पियर। ना आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 54 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 54 है, तो दोनों को ऐड करना भी ईजी है। तो i3 का वैल्यू फाइनली बनेगा i1 प्लस i2 यानी कि 10, ये देखिए 10/54 और यहाँ पे 50/54 50/54, तो फाइनली ये बन गया आपका 60/54 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 से कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हैं ना, ये बन गया 30 और ये बन गया आपका 27, ठीक है ना। और भी इसको लेस किया जा सकता है 3 9 और ये आ गया 3 10, तो फाइनली i3 का वैल्यू बना 10/9 एम्पियर, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आगे बढ़। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए एक छोटा सा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, 3 रेजिस्टर्स इसमें लगे हैं 4 ओम 2 ओम 3 ओम और साथ में एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का। हमको बोलता है कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो नॉर्मल रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कंसिडर करके उसके बाद ओम्स लॉ लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक लूप रूल इस्तेमाल करें, किरचॉफ सेकंड लॉ इस्तेमाल करें, उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करें उसको यूज़ करते हुए। तो मैं दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में कैसे हैं, 2 ओम और 3 ओम आपस में लगे हैं पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाना चाहिए इन दोनों को मिला करके 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। याद रखिए जब भी 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो एक शॉर्टकट इस्तेमाल होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसको यूज़ करते हुए ये कितना आया 6/5। तो ओवरऑल ये सर्किट हमारा बन जाना चाहिए इस तरीके से। सिंप्लीफाई कर लेने से ना थोड़ा सा आसान हो जाता है सर्किट सिंप्लीफाई करने से। तो ये बन जाता है 6/5, ये बन गया 4 ओम और ये सेल हमारा है 6 वोल्ट का। ना अब आप देखो कि यहाँ से आपका करंट चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टर सेम पाथ में लाई कर रहे हैं और जब सेम पाथ में लाई कर रहे हैं तो दोनों हो गए सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस जो आपकी बनती है वो बनती है 4 + 6/5 R1 + R2, यानी कि एलसीएम हो गया 5, ये हो गया 20, 5 इंटू 4 20 + 6 ये बन गया 26/5 ओम, ये हो गई हमारी नेट रेजिस्टेंस। अब नेट करंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या लगाते हैं, नेट वोल्टेज, ओम्स लॉ लगाते हैं, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 26/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो नेट करंट आपको मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 26 यानी कि 15/13 एम्पियर, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा नेट करंट। अब ध्यान सुनिए ज़रा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये मुझे पता चल गया कि 4 ओम से करंट पास होते हुए 6/5 ओम तक जा रहा है। ये कौन सा करंट है 15/13 एम्पियर, ये वाला वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज निकालता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वोल्टेज अक्रॉस 6/5 ओम। ध्यान दीजिएगा ये रेजिस्टर नहीं लिखा मैंने लिखा है 6/5 ओम जो रेजिस्टर है इसका वोल्टेज क्या होगा। उसको लिखने का ये तरीका होता है कि V लिखो और साथ में सफिक्स में वो चीज़ लगा दो जिसके अक्रॉस आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ना V इज इक्वल टू IR, जनरल फॉर्मूला। करंट कितना जा रहा है हमारा 15/13, ये हमने कैलकुलेट करा। यही करंट जा रहा है 6/5 ओम में, तो यहाँ पे R की जगह हमने लगा दिया 6/5, 5 से कैंसिल करा 3, फाइनली हमारे पास आ गया 18/13 वोल्ट्स। अब ध्यान सुनिए, टोटल सेल कितना था 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का सेल, इस 6 वोल्ट के सेल के साथ 6 वोल्ट के सेल के साथ 2 रेजिस्टर्स लगे हैं सीरीज में, तो इसका कुछ वोल्टेज चला जाएगा 4 ओम रेजिस्टर में और कुछ वोल्टेज चला जाएगा 6/5 ओम रेजिस्टर में। तो 6/5 ओम रेजिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा है 6 में से, वो हो गया 18/13, ठीक है। ये जानबूझ के करा है, सुनिएगा क्यों। हमको चाहिए इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इसका करंट मालूम हो, टोटल सर्किट का करंट नहीं, 3 ओम जो रेजिस्टर है इसका करंट कितना है ये हमें पता होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा,
उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और जाता हूँ मैं। यहाँ से भी हम आई डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसका आई इंटू 3 कर देते तो हमारा इसका वोल्टेज आसानी से आ जाता, लेकिन वो हम सेकंड मेथड में यूज़ करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों कैसे लगे हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल 3 ओम का वही पोटेंशियल 2 ओम का और वही पोटेंशियल इन दोनों के आंसर का। इन दोनों का आंसर कौन है, 6/5। तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल इसका हुआ वही पोटेंशियल इसका हुआ और वही पोटेंशियल इसका हुआ। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। पैरेलल में कभी भी ना बच्चे अक्सर गलती क्या कर जाते हैं, उनको लगता है इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2, तो टोटल हो गया V1 प्लस V2। ये तो सीरीज का केस है भाई। पैरेलल में क्या होता है, जो इसका वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज होगा और जो टोटल है ना इन दोनों का आंसर, उसका भी वोल्टेज वही होगा। जैसे हमारे घरों में 220 सप्लाई आती है, 220 हर एक पंखे में 220 जाता है, हर एक ट्यूबलाइट में 220 जाता है, हर एक बल्ब में 220 जाता है। आप एसी ऑन कर रखा है आपने, हीटर जला रहे हैं आप, तब भी 220 उसमें जा रहा है, तो टोटल भी 220 ही है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें। नाउ अब मैं लिखता हूं कि वोल्टेज ऑफ 3 ओम इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 6/5 ओम। अब वोल्टेज ऑफ 6/5 ओम कितना है, 18/13 वोल्ट्स। तो वोल्टेज ऑफ 3 ओम कितना आया, 18/13। है ना, क्वेश्चन सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है। हमको इसका वोल्टेज चाहिए था, देखो दोबारा से सुन लो, हमको इसका वोल्टेज चाहिए था। हमको इसका वोल्टेज चाहिए था तो हमने क्या करा, इन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन किया। उसके बाद हमने टोटल करंट निकाला। करंट निकालने के बाद इसका वोल्टेज कैलकुलेट किया और जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा। अब एक काम और कर देते हैं, यहाँ से हमको मान लीजिए I1 चाहिए, इसको ऐसा करते हैं I3 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमको I3 चाहिए, I3 कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए। नाउ V3 इज इक्वल टू 18/13। V का फॉर्मूला क्या हुआ, I3 R3 18/13। R3 भी इसी को ले लेते हैं। ठीक है, नाउ I3 इज इक्वल टू 18/13 इंटू 1/R3। ठीक है ना जी। अब R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 3, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3। 3 से ये कैंसिल हुआ, 6। आंसर क्या आया, 6/13 एम्पियर। 18/13 इसका पोटेंशियल हो गया और 6/13 इसका क्या हो गया, करंट। ठीक है ना, होपफुली ये पोर्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लूप रूल का इस्तेमाल करके। देखिए, ऊपर वाले सेल से कितना करंट निकला, I1। नेमिंग कर लेते हैं इसकी ABCDEF। अब देखिए, यहाँ पे आया करंट I1 और I1 में से कुछ हिस्सा चला गया I2 इस तरफ और नीचे आ गया I3। अब ये गिवन है तो इसलिए I3 इसको कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नाउ अब ये जो जंक्शन पॉइंट B है वहाँ पे कितना करंट एंटर कर रहा है, I1। कितना करंट बाहर जा रहा है, I2 और I3। तो जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट एंटर करना चाहिए। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लूप लेते हैं जिसका नाम है ACDFA। ये बड़ा वाला लूप ACDFA। ये बीच वाली जो ब्रांच है ना, इसको हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो इसमें कितने सेल लगे हैं, एक सेल लगा है और 2 रेजिस्टर्स लगे हैं। 4 के साथ करंट जा रहा है I1 और R3 के साथ करंट जा रहा है, R3 यानी कि 3 के साथ करंट जा रहा है I3। तो हम क्या लिखेंगे, एज पर किरचॉफ्स सेकंड लॉ, 6 वोल्ट इज इक्वल टू 4 इंटू I1। 4 ओम के साथ I1 करंट और 3 ओम के साथ I3 करंट। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 के साथ I3 करंट। हमको I3 की वैल्यू चाहिए, I3 की वैल्यू आ जाएगी तो V3 निकालना भी आसान हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। ठीक है, R3 हमको मालूम है, I3 हमको चाहिए बस। अब I3 हमको चाहिए, I1 हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, एक इक्वेशन तो ये हो रही है हमारी। एक लूप और कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम थर्ड वाली ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं। ऊपर वाले में देखो आप, 6 वोल्ट का सेल है, 4 ओम के साथ I1 करंट हो जाएगा और 2 ओम के साथ हो जाएगा I2 करंट। ठीक है ना जी। तो यहाँ हो गया लूप हम यूज़ कर रहे हैं ABEFA, ये ऊपर वाला लूप। और इसमें 6 वोल्ट का सेल हो गया, 4 के साथ I1 और 2 के साथ I2। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन। एक ये इक्वेशन बनता है और एक ये इक्वेशन बनता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि I1 के साथ I2 आ रहा है, यहाँ I1 के साथ I3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से I3 हमको चाहिए, तो या तो I3 को फिलहाल के तौर पे हटा देते हैं और या फिर हम यहाँ से I2 को हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं, I2 को हटाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो 6 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2। I2 की जगह पे आप लिख दो I1 माइनस I3। ठीक है, I1 माइनस I3 I2 की जगह पे। तो 6 इज इक्वल टू 4I1 प्लस
2i1 माइनस का 2i3, तो 2i1 और 4i1 ये हो गया 6i1 माइनस का 2i3 इज इक्वल टू 6। ये भी इक्वेशन हमारी बन गई i1 और i3 के टर्म्स में, है ना जी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको i1 तो चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए i3, तो इसको इंटू कर देते हैं 6 से और इसको इंटू कर देते हैं 4 से, बहुत ईजी हो जाएगा। ये हो गया 36, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया 24i1 प्लस 18i3, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से बनता है 24, ये हो गया 24i1 माइनस का 8i3, अब माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई। 36 माइनस 24 12 आ गया, 18 प्लस 8 सॉरी, ये हो गया आपका 26i3, तो i3 की वैल्यू बनी आपकी 12/26 एम्पियर। अब इसको और ओपन कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारा, और ठीक है 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 6/13 एम्पियर। देखिए 2 6 12 और 2 इंटू 13 26। नाउ ये तो बन गया i3। हमको चाहिए अगर v3, तो v3 का फॉर्मूला वहाँ लिखा है i3 इंटू r3, ये ओम्स लॉ यूज़ करा है, सिंपल, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो किरचॉफ सेकंड लॉ में भी हम प्योरली ओम्स लॉ यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ v3 इज इक्वल टू i3 इंटू r3, i3 का वैल्यू है 6/13 और r3 का वैल्यू है 3, तो ये बन गया 18/13 वोल्ट्स। ऑब्वियस बात है कि ये जो सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा आसान है, मतलब छोटा पड़ता है। आसान तो खैर क्या ही कहूँ मैं, दोनों चीज़ें ईजी हैं, लेकिन ये मेथड फिर भी थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो मेरी तो सजेशन आपको यही रहेगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आप यूज़ करें ना रजिस्टर्स और सेल्स के साथ में, तो कोशिश करिए किरचॉफ्स लॉ यूज़ करिए। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। थैंक यू।